हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह यूपीएससी कोच। हम ज्योग्राफी का मानचित्र से संबंधित जितना भी कोर्स है यहाँ पर कवर करेंगे और बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और वहां तक इसको हम पढ़ाएंगे जहां तक हमारे यूपीएससी में क्वेश्चंस बनते हैं। वो फिर चाहे स्टेट पीएससी हो या और भी कोई छोटे वनडे एग्जाम हो, सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। तो वीडियोस, एमसीक्यूज, पीडीएफ सारी चीजें इसमें उपलब्ध होगी इस कोर्स के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोग बात यहां पर करते हैं कि मानचित्र हमारा कहां कहां हेल्प कर सकता है हमारी तैयारी में। तो इस चीज को यहां पर हम थोड़ा सा देखेंगे कि मानचित्र की कहां कहां पर जरूरत होती है और यूपीएससी प्रीलिम में मानचित्र की क्या आवश्यकता है, यूपीएससी मेंस में मानचित्र की क्या आवश्यकता है। अपने क्वेश्चंस को, जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे हम क्वालिटेटिव बना सकते हैं मानचित्र के प्रयोग के माध्यम से। तो अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल है आपका तो मानचित्र तो बहुत जरूरी है, और अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है, जीएस के क्वेश्चंस लिखने में भी बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होगा मानचित्र वाला जो पोर्शन होता है। और आइए देखते हैं कि मानचित्र की कहां कहां पर जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली बात यहां पर हम लोग देखेंगे, मानचित्र एक तो भूगोल की समझ विकसित करेगा, भूगोल की समझ विकसित करेगा। दूसरा, ये मुख्य परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर लेखन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा हमारे लिए। और जो करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर को समझने में ये मानचित्र बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे कोई घटना घटी कहीं पर, तो हमें ये पता है कि वो पर्टिकुलर प्लेस है कहां, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा मदद करेगा मानचित्र। तो मानचित्र के बिना हम बहुत सारी चीजें मिस कर देंगे। तो मानचित्र अगर हमारा तैयार है तो ये चीजें हम बहुत आसानी से डील कर पाएंगे। और जो हमारा पीटी का एग्जाम होता है, प्रीलिम का एग्जाम होता है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मानचित्र के, वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे इस कोर्स के माध्यम से। तो दोस्तों, मानचित्र का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारी प्रिपरेशन में। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि मानचित्र कितना हमारे लिए जरूरी है। तो यहां पर हम शुरू करेंगे मानचित्र, और लगभग 15 से 20 लेक्चर में ये हमारा कवर होगा। तो आज हम लोग जो पहला लेक्चर है वो बेसिक ऑफ मैप, तो मैप के बेसिक से इसको हम लोग शुरू करेंगे। तो स्क्रीन पर आपको एक यहां पर मैप दिखेगा, ये तो स्क्रीन पर आपको ये मैप यहां पर दिखाया गया है। और इसमें हम लोग देखिए, ये एक मैप है और ये ग्लोब जैसा यहां पर दिख रहा है। तो इस मैप में आप देखेंगे कुछ ये हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची गई हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस यहां पर खींची गई है, जैसे ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो खींची गई हैं, इनको कहते हैं हम लोग अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड्स। और ये देखिए पैरेलल होते हैं सभी एक दूसरे के, ये पैरेलल होते हैं। और ये जो वर्टिकल यहां पर खींचे गए हैं, ये होते हैं हमारे देशांतर। ठीक है, देशांतर होते हैं। तो ये वर्टिकल वाले देशांतर होते हैं और हॉरिजॉन्टल वाले हमारे अक्षांश होते हैं। तो इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी क्या जरूरत है मैप के पढ़ने में। तो किसी भी स्थान को इस दुनिया में, ये बहुत बड़ी दुनिया है, इस दुनिया में कोई अगर स्थान है, उसको हम कैसे पता करेंगे कि पर्टिकुलर वो किस पिन पॉइंट पर पड़ेगा। तो अगर उसका हमें लैटिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर पता है तो हम उसके पिन पॉइंट लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। तो अक्षांश और देशांतर का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है।
तो अक्षांश और देशांतर हम लोग क्लियर करेंगे सेकंड लेक्चर में। तो पहले लेक्चर में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं, इसमें कुछ जो हमारा ग्लोब है इसके बेसिक्स की बातें हम लोग यहां पर करेंगे। एक मिनट में इसको रब कर दूं। तो इस मैप पे आप नजर डालेंगे, इस ग्लोब पर नजर डालेंगे तो आपको इसमें दो चीजें दिखेंगी। एक दिखेगी लैंड यानी धरती, और दूसरा इसमें पोर्शन दिखेगा पानी। तो इस पूरी दुनिया में दो ही चीजें हैं, या तो धरती है और या तो पानी है। तो ये जो पानी है वो एक ही है, कभी एक ही पानी हुआ करता था, एक ही महासागर हुआ करता था जिसको पैंथालासा कहा जाता था, और एक ही धरती हुआ करती थी जिसको पैंजिया कहा जाता था। तो इस पैंजिया में विभाजन शुरू हुआ, और विभाजन के बाद पैंजिया दो हिस्सों में बट गया, और जो दो हिस्से उत्तर और दक्षिण में बटे उसके बीच में जो गैपिंग हुई उसमें पैंथालासा का पानी इंटर करने लगा। फिर पैंजिया के वो दोनों टुकड़े उत्तर और दक्षिण वाले वो भी टूट गए, और टूटकर वो अपनी जगह से उनके टुकड़े विस्थापित होने लगे, ये दूर जाने लगे। और जब ये दूर जाने लगे तो उसके बीच में जो गैपिंग हुई उस गैपिंग में उस पैंथालासा का पानी भर गया। तो इस तरीके से पैंथालासा महासागर से तमाम छोटे छोटे महासागरों का जन्म होता है। तो जो सबसे बड़ा महासागर था पैंथालासा, वो आज नहीं है, वो डिवाइड हो गया। तो उस के डिवाइड होने से यहां पर 5 महासागर आपको दिखेंगे। एक है ये प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, एक पैसिफिक ओशियन है, और ये दूसरा अटलांटिक ओशियन है ये, और तीसरा इंडियन ओशियन है, और जो चौथा है ये उत्तर में है, ये आर्कटिक ओशियन लिखा हुआ है, आर्कटिक ओशियन। और जो पांचवा है ये साउदर्न सी, दक्षिणी महासागर, जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप के आसपास है। तो ये 5 महासागर यहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे, और इसके अलावा आपको 7 कॉन्टिनेंट दिखेंगे यहां पर, 7 महाद्वीप। पहला महाद्वीप यहां पर देख रहे हैं एशिया, है ना, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और यहां पर ये साउथ में अंटार्कटिका, ये कॉन्टिनेंट आपको दिखेंगे। इन कॉन्टिनेंट क्या होता है, जो धरती का बड़ा भाग होता है उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं, और जो छोटे छोटे धरती के टुकड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। तो इस दुनिया में बड़ी बड़ी 7 धरती हैं, और छोटे छोटे धरती के टुकड़े बहुत सारे हैं। तो जो बड़ी बड़ी धरती के 7 टुकड़े हैं उसको कहते हैं महाद्वीप, और जो धरती के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको कहते हैं द्वीप। तो इस दुनिया में धरती 2 रूप में आपको दिखेगी, या तो महाद्वीप के रूप में या तो छोटे छोटे द्वीपों के रूप में, ठीक है। और ये बड़े बड़े महासागर आपको यहाँ पर 5 दिखेंगे, इसके अलावा छोटे छोटे सागर आपको बहुत सारे दिखेंगे। तो इन सभी चीजों का हम लोग इस कोर्स में स्टडी करेंगे, एक एक छोटी छोटी चीजों को यहां पर हम लोग कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो पूछे जाने वाले होंगे। सारे यहां पर चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग कुछ बेसिक जानकारी पहले लेते हैं इनके बारे में, और फिर अगले लेक्चर में हम लोग अक्षांश और देशांतर को क्लियर करेंगे। इस तरीके से कोर्स हमारा 1 बाय 1 करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं, इस मैप को मैं थोड़ा सा छोटा करके किनारे कर देता हूं, साइड में कर देता हूं, ताकि आपको दिखता भी रहे और मैं यहां पर आपको समझा भी सकूं, ठीक। तो इसमें आप देखिएगा जो हमारे पास कॉन्टिनेंट है 7। तो इन कॉन्टिनेंट जो महाद्वीप है, महाद्वीप, तो महाद्वीपों को क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में अरेंज करना है, घटते हुए क्रम में अरेंज करना है। तो घटते हुए क्रम में, एरिया के घटते हुए क्रम में इसको हमें अरेंज करना है। तो आप देखो जो हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया, तो एशिया यहां पर नंबर 1 है, ठीक है। और
फिर दूसरे नंबर पर अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका और पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका, ठीक है। और छठवें नंबर पर यूरोप और सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इस तरीके का ये यहां पर आपको चित्र बनेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये इसका क्रम है। मैं लिख देता हूं, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका, पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका, छठवें नंबर पर यूरोप और सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा कौन है? एशिया, ठीक है। तो आप देखो कैसे याद करोगे, एशिया और अफ्रीका ये पहले और दूसरे नंबर पर हो गए। फिर दोनों अमेरिका ले लो, नॉर्थ अमेरिका बड़ा है और साउथ अमेरिका उससे थोड़ा छोटा है। तो एशिया हो गया, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। इसके बाद फिर बगल में अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और फिर दोनों अमेरिका में नॉर्थ बड़ा है साउथ छोटा है, तो फिर आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। और फिर इसके बाद आएगा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो चार हो गए, अब बचे तीन। तो पांचवें नंबर पर आप अंटार्कटिका को सेट कर लो, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और अब बचे दो, तो दो में सबसे छोटा हो गया ऑस्ट्रेलिया, तो छठे नंबर पर कौन हो जाएगा? यूरोप, ठीक है। तो छठवें नंबर पर कौन होगा? यूरोप, ठीक है। और फिर सातवें नंबर पर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनको अरेंज करना होता है इनके एरिया के घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में, जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप इसे वहां से कर लोगे। अब आप देखो यहां पर हम लोग एक चीज और देखते हैं। अब इन महाद्वीपों को हम लोग अलग से पूरा पढ़ेंगे, अलग पर अलग इसके लेक्चर होंगे, अलग अलग सातों महाद्वीप पर। अब इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एशिया की है, ठीक है। एशिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और अंटार्कटिका में तो सबसे कम होंगे, ठीक है। हालांकि वहां तो कोई है होगा ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया, अगर अंटार्कटिका को हटा दिया जाए तो सबसे कम ऑस्ट्रेलिया होगा, है नहीं, वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत कम होगा। तो खैर वो जब हम कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे अलग अलग तो उसको हम लोग डिटेल में वहां पर कवर करेंगे, ठीक है। तो एक चीज आपको यहां पर ये देखना था जो हमने आपको बताया। अब आप देखिएगा यहां पर जो थोड़ा थोड़ा बेसिक हम आपको बता देते हैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले एशिया के बारे में कुछ बेसिक बातें हम आपको बता देते हैं। एशिया में ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 30% इसमें आता है। ये 30% लैंड पूरे दुनिया में जितनी धरती है उसका 30% किसमें आता है? एशिया में आता है, ठीक है। और विश्व की लगभग 60% पॉपुलेशन इसके पास है, विश्व की लगभग 60% पॉपुलेशन इसके पास है, एशिया महाद्वीप के पास, ठीक है। तो कुछ यहां पर बेसिक बातें हम यहां पर आपको बताएंगे। इसमें जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप की जितनी नदियां हैं, तो इन नदियों की घाटियों में प्राचीन काल से विभिन्न सभ्यताओं का विकास हुआ है, ठीक है। तो एशिया की जो नदियां हैं, नदियों की घाटियों में बहुत सारी सभ्यताओं का विकास हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी घाटी की सभ्यता सिंधु नदी की घाटी में, और इसी प्रकार मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, दजला और फरात नदियों का जो क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर एशिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो सभ्यताओं का पालना कहलाता है। क्या कहलाता है? सभ्यताओं का पालना, सभ्यताओं का क्या कहलाता है?
पालना कहलाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वो कौन सा महाद्वीप है जो सभ्यताओं के पालना के नाम से जाना जाता है, तो वह है एशिया महाद्वीप। ठीक है, और इसमें एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा अगर हम लोग देश देखें, सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, ठीक है, और सबसे लंबी नदी, ऐसे करके क्वेश्चन भी, तो कुछ बेसिक पॉइंट हम आपको बता देते हैं। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश, अब यहां पर आपके सामने बहुत बड़ा धर्म संकट होगा कि हम आंसर रूस लगाएं कि आंसर चाइना लगाएं। ये धर्म संकट में व्यक्ति पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि रूस तो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, और अब वो रूस एशिया और यूरोप दोनों में है, एशिया और यूरोप में दोनों है, तो हम इसे एशिया का माने कि यूरोप का माने। तो कुछ लोग कहेंगे सर एशिया में इसका विस्तार ज्यादा है इसलिए इसको एशिया का माना जाए, लेकिन कुछ लोग कहेंगे विस्तार से कुछ नहीं होता है, इसका जो राजनीतिक केंद्र है, जो इसकी राजधानी, जो प्रशासनिक केंद्र है, वो तो यूरोप में है, मॉस्को। तो कहते हैं कि जहां पर जिस देश की राजधानी होती है उसको उसी का मानना चाहिए। तो ये यहां पर आप धर्म संकट में पड़ेंगे, लेकिन यूपीएससी तो पूछेगा और यूपीएससी तो कहेगा कि एक पे टिक लगाओ, दो पर नहीं, आपको एक की तरफ जाना है, दोहरी चाल नहीं चलनी है। तो ध्यान रखिएगा, जिस कंट्री का कैपिटल सिटी जिस कॉन्टिनेंट पे पड़ेगा उसको उसी का मानना ज्यादा उचित होता है। तो रसिया का कैपिटल सिटी मॉस्को यूरोप वाले क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए उसको हम यूरोप का मानेंगे। तो इसलिए एशिया का सबसे बड़ा देश कौन होगा? चाइना। सबसे बड़ा देश कौन होगा? चाइना। तो ध्यान रखिएगा, इस कंफ्यूजन को आप लोगों को क्लियर करके रखना है। और सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश है मालदीव। क्या होगा? एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हम आपको, आज चूंकि हमारा बेसिक लेक्चर है, पहला हमारे कोर्स का ये पहला लेक्चर है, तो इस छोटी छोटी बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर में तो वैसे वैसे चीजें हम आपको और कठिन चीजें लाएंगे आपके सामने सरल तरीके से, बहुत आसान लगेगा। आज के बाद आपको मैप की जो प्रॉब्लम है, किसी को मैप बिल्कुल नहीं आता है, पूरा कोर्स अगर आपने पढ़ लिया, ध्यान से देख लिया हर लेक्चर को, तो मैप की जो समस्या है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दूसरा जो यहां पर हमने फैक्ट बताया, सबसे छोटा देश और सबसे बड़ा देश, यहां पर हम लोग बात करेंगे सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। तो सबसे लंबी नदी चाइना की यांगत्सी है। कौन सी है? यांगत्सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्सी। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो ये है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहां है? ग्रेटर हिमालय में। कहां पड़ेगा? नेपाल में। ठीक है, तो एशिया से जुड़े हुए कुछ ये बेसिक बातें हमने आपको बताई। एशिया की बाउंड्री आपको दिख रही होगी इस मैप में, ये जो येलो कलर से यहां पर दिखाया गया ये एशिया है इस मैप में, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे कॉन्टिनेंट अफ्रीका पर। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट अगर हम लोग देखें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पश्चिम में अटलांटिक ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन, मतलब दो अटलांटिक आपको दिख रहे होंगे। तो होता क्या है, तो एक ही, लेकिन ये जो विषुवत रेखा होती है ना, इक्वेटर, ये लिखा हुआ है इक्वेटर, विषुवत रेखा, ये इस पूरी दुनिया को दो भागों में बांटती है। तो इसके रास्ते में जो भी मिलेगा उसको दो भागों में बांट देगी। तो ये अटलांटिक ओशियन को दो भागों में बांट देगी। तो इसके ऊपर वाला नॉर्थ अटलांटिक और नीचे वाला साउथ अटलांटिक। ठीक है, तो ये महासागरों को दो भागों में बांट देगी। तो अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिक और ईस्ट में इंडियन ओशियन, और साउथ में कौन सा होगा? साउथ में होगा साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। ठीक है, अब आप देखो
इस अफ्रीका महाद्वीप में ये 3 बेसिक अक्षांश यहां से गुजरते हैं। ये 3 बेसिक अक्षांश यहां से गुजरते हैं। तो ये हो गया इक्वेटर यानी 0 डिग्री, ये हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये होगी 23.5 साउथ, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। तो वो एकमात्र महाद्वीप कौन है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेफरेंस लाइनें, तीनों रेफरेंस लैटिट्यूड पास होते हैं? तो वो कौन है? अफ्रीका महाद्वीप। और आप देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में एक चीज और, ये जो 0 डिग्री खड़ी लाइन हमने यहां पर खींची है, इसको कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। तो ये प्रधान यामोत्तर रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप के हिस्से बढ़ जाते हैं 4। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा यहां पर दोबारा से समझाने का प्रयास करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो एक मिनट, इसको मैं रब कर लेता हूं और फिर मैं आपको चीजें यहां पर बताता हूं। तो तेजी से चीजों को यहां पर हम लोग समझेंगे जिससे कि हम टाइम से चीजों को खत्म कर पाए। तो आइए इस मैप को थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं यहां पर। और अब आप देखो इस अफ्रीका महाद्वीप में, ये देखिए इक्वेटर यहां से गुजरता है, विषुवत रेखा, ये गुजरती है मकर रेखा, और ये गुजरता है कर्क रेखा, और ये वर्टिकल लाइन भी 0 डिग्री वाली गुजरती है, इसको कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा, प्राइम मेरिडियन। तो जो विषुवत रेखा होती है 0 डिग्री, इसका अफ्रीका के बीच से गुजर रही लगभग। तो इसका उत्तर वाला उत्तरी गोलार्ध में और नीचे इसके दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका है। फिर जब हम इस 0 से देखेंगे तो अफ्रीका, ये जो खड़ी 0 वाली लाइन होती है प्रधान यामोत्तर रेखा, ये इस दुनिया को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। ये पश्चिम हो गया और इधर वाला पूरब हो गया। तो अफ्रीका महाद्वीप के यहां से ये गुजर रही है, तो अफ्रीका महाद्वीप का ये हिस्सा पूर्वी गोलार्ध में हो गया और ये हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध में हो गया। और वैसे इस 0 से विषुवत रेखा के नीचे तो ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया और ये उत्तरी गोलार्ध। तो अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का एकलौता महाद्वीप है जो जो ध्यान से सुनिएगा, जो चारों गोलार्धों में फैला हुआ है, जो चारों गोलार्धों में फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर अफ्रीका की और भी कुछ बेसिक बातें यहां पर हम लोग करेंगे फटाफट। और भी बेसिक बातों को यहां पर हम लोग देखेंगे। इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को क्या बोला जाता है? डार्क कॉन्टिनेंट, अंध महाद्वीप। क्यों? क्योंकि एक लंबे समय तक अफ्रीका महाद्वीप के बारे में लोगों को पता नहीं था, बाद में पता चला, इसलिए बहुत दिन तक ये अंधेरे में रहा, इसलिए बोला जाता है डार्क कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहां का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री अल्जीरिया, सबसे बड़ा देश अफ्रीका महाद्वीप पे कौन है? अल्जीरिया। अल्जीरिया। पहले सूडान हुआ करता था, लेकिन सूडान डिवाइड हो गया, तो अब हो गया अल्जीरिया। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश सेशेल्स। तो सबसे छोटा देश कौन होगा? सेशेल्स। अब इनकी लोकेशन कहां है ये हम लोग पॉलिटिकल मैप में पढ़ेंगे। अब अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। नील नदी। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो सबसे ऊंचा अफ्रीका महाद्वीप का पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो। कहां पर है? माउंट किलिमंजारो तंजानिया का है। तंजानिया एक देश है। तो ये मत सोचिएगा, ये सिर्फ हम आपको मेन पॉइंट बता रहे हैं, फिर अफ्रीका महाद्वीप अलग से पूरा पढ़ेंगे और एक एक चीज यहां पर डिस्कस किया जाएगा। तो माउंट किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया कंट्री में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें यहां पर आपने देखी, और आप लोग इसको पहचानिए कि अफ्रीका महाद्वीप कैसा है देखने में, ठीक है। तो मैप में आपको सारे कॉन्टिनेंट पहचानने आने चाहिए। अब देखिएगा, ये तो अफ्रीका हो गया।
अब हम आते हैं नॉर्थ अमेरिका पर, जो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप जो है ये 16.5% भूभाग पर फैला हुआ है। 16 दशमलव लगभग 16.5% धरती को ये कवर किए हुए है। और यहां पर सबसे बड़ा कंट्री अगर बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा कंट्री कनाडा है। सबसे बड़ा कंट्री यहां का क्या है? कनाडा। अब मुद्दा उठता है कि अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं, अमेरिका महाद्वीप में कितने देश हैं, एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, ये चीजें हम कवर करेंगे जब वो कॉन्टिनेंट अलग से पढ़ाएंगे। अगले लेक्चर में हम उसे कवर करेंगे। अब यहां पर सबसे छोटे देश की बात करें तो सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट किट्स एंड नेविस ये सबसे छोटा देश है अफ्रीका महाद्वीप का। अब बात करें कि अफ्रीका नहीं, ये हम बात कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका, है ना, उत्तरी अमेरिका का। और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी ये सबसे लंबी है। मिसिसिपी मिसौरी सबसे लंबी नदी है। यहां पर ये मैक्सिको की खाड़ी में यहां पर गिरती है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो माउंट मैकिनले। क्या है? माउंट मैकिनले। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट यहां पर आपने देखे। अब हम इसी प्रकार इस साउथ अमेरिका महाद्वीप की बात करेंगे। फटाफट इसमें कुछ बातों को जल्दी से यहां पर हम लोग सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो अब आप देखो, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, एशिया हो गया। हम बात करेंगे, देखो यहां पर ये इक्वेटर जा रहा है, इक्वेटर, और यहां से जा रही है ये मकर रेखा। तो दो रेखा यहां से गुजरती है, ठीक है, दो रेखा यहां से गुजर रही है, ठीक है, इक्वेटर गुजर रहा है और यानी विषुवत रेखा गुजर रही है और मकर रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा इससे नहीं गुजरती है। तो चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यहां पर सबसे बड़े देश की बात अगर हम लोग करें तो है ब्राजील। यहां पर सबसे बड़ा देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्या है? ब्राजील। ठीक है, सबसे बड़ा ब्राजील है। और सबसे छोटा यहां पर कौन सा है? तो फॉकलैंड आइलैंड, यहां पर फॉकलैंड द्वीप ये यहां का सबसे छोटा है। सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अमेजन। सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन। अब पूछेगा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो यहां पर है एंडीज पर्वत पर स्थित एकांकागुआ। कौन सा है? एकांकागुआ। तो एकांकागुआ यहां एक ज्वालामुखी पर्वत है। और ध्यान दीजिएगा, एकांकागुआ दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगा, चूंकि ये इक्वेटर के नीचे है, एंडीज पर्वत पर यहां पर। तो ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। दक्षिणी गोलार्ध में इतना ऊंचा पर्वत शिखर कोई और है ही नहीं। तो अब साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है एकांकागुआ, और ये दक्षिणी गोलार्ध का भी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो ये बातें यहां पर हम लोगों ने देखी। अब हम लोग बात करते हैं, 4 हो गए, 5वां अंटार्कटिका है, लेकिन हम पहले यूरोप को यहां पर देखते हैं। यूरोप को हम लोग यहां पर देखेंगे। तो यूरोप 6.5% भूभाग पर फैला हुआ है। ये जो पिंक कलर का यहां पर दिखाया गया है, ये यूरोप है। ठीक है, एशिया से जुड़ा हुआ है, एशिया से अलग नहीं है, ये जुड़ा हुआ है। इसीलिए एशिया और यूरोप को मिलाकर यूरेशिया पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? यूरेशिया। तो यहां पर यूरोप महाद्वीप लगभग 6.5% भूभाग पर फैला हुआ है। 6.5% भूभाग को ये कवर अप करता है। और यहां पर सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? रूस। सबसे बड़ा देश कौन हो गया? रूस। सबसे छोटा कौन हो गया? वेटिकन सिटी। एक मिनट, क्या हो गया? वेटिकन सिटी सबसे छोटा। सबसे लंबी नदी यहां की कौन है? वो है वोल्गा। वोल्गा यूरोप की। जब हम नदियां पढ़ेंगे तो नदियों वालों में इसको हम कवर करेंगे, पूरी इसकी लोकेशन दिखाएंगे, पूरा रूट दिखाएंगे। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस कहां है, कैसे पता करेंगे? कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की। ये सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हालांकि इसको हम लोग ओशिनिया भी पढ़ते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ऑस्ट्रेलिया में जब और भी ये बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड मिला दिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं ओशिनिया। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? व्हाट इज द रीजन? रीजन इसका ये है, ऑस्ट्रेलिया का ये लगभग 40% भूभाग पश्चिम वाला ये मरुस्थल है। ये मरुस्थल है, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए पानी की कमी है पश्चिमी हिस्से में। तो इसलिए इसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर आप कह रहे हैं देश, ऑस्ट्रेलिया देश है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है और उस पूरे महाद्वीप पर एक ही देश फैला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया देश भी है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया देश को कॉन्टिनेंटल कंट्री, महाद्वीपी देश बोला जाता है। तो ये कंफ्यूजन आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो प्यासी भूमि का देश इसको कहते हैं। 40% भूभाग पर यहां पर पाए जाते हैं मरुस्थल, ठीक है। तो मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं उसको भी हम लोग जानेंगे, उसको भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आगे वाले जो लेक्चर हैं उस पर हम लोग सीखेंगे। इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है? तो फिर वही आंसर ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया होगा। और सबसे छोटा देश नौरू कौन होगा? सबसे छोटा देश नौरू, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा देश नौरू। इसके अलावा यहां पर हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मर्रे, मर्रे यहाँ की एक रिवर है, ठीक है, जो सबसे लंबी। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी जो पर्वत शिखर है वो है माउंट कोसिस्को, माउंट कोसिस्को। ये जो माउंट कोसिस्को है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से पर पड़ता है। पूर्वी हिस्से पर जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहाँ सॉरी क्या बोलते हैं इसको, ये जो बृहद पर्वतमाला है ऑस्ट्रेलिया के पूरब में, उसी पर ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसको बोलते हैं। तो उसी पर ये एक चोटी है जिसे कहते हैं माउंट कोसिस्को, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं एक कॉन्टिनेंट हमारा और बचा, एक कॉन्टिनेंट हमारा और बचा जिसको कहते हैं अंटार्कटिका, और ये एरिया के आधार पर 5वें नंबर पर आता है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर निवास नहीं है, लोग रहते नहीं हैं। यहां पर केवल रिसर्च सेंटर डेवलप किए गए हैं। और रहते क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर आइस होती है, तो बर्फ है, इसलिए इसको सफेद महाद्वीप कहते हैं, व्हाइट कॉन्टिनेंट, सफेद महाद्वीप बोला जाता है। और यहां पर कोई रहता नहीं है, यहां पर रिसर्च के लिए वैज्ञानिक जाते रहते हैं, तो इसलिए इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप बोला जाता है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप बोला जाता है, ठीक है। यहां पर सिर्फ दो ही जंतु रहते हैं, एक पेंगुइन जो पक्षी और दूसरा पोलर बियर, बाकी यहां पर कोई नहीं रहता है। तो श्वेत महाद्वीप है, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है और दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। जो साउदर्न सी है उसको, वो इसे घेरे हुए है चारों तरफ से। तो ये आपने देखा आज के बेसिक मैथ में, अभी आपने देखा कॉन्टिनेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए छोटे छोटे इंफॉर्मेशन। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कुछ महासागरों की। तो जो महासागर है, तो इसमें हम लोग बात कर ले बहुत तेजी से, मात्र 10 मिनट में, ठीक है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पैसिफिक। तो यहां पर देखिएगा सबसे बड़ा महासागर कौन है, एरिया के आधार पर अगर पांचों को हमें अरेंज करना है घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में, तो घटते हुए क्रम में बात करें तो पैसिफिक ओशियन, ठीक है, फिर अटलांटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियन, फिर साउदर्न ओशियन और फिर आर्कटिक ओशियन।
ये तो यहां पर हमने 5 लेटर लिख दिए हैं, PAISA, PAISA। तो बहुत लोग इसको पैसा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पैसा, तो इसकी ट्रिक भी बना देते हैं बहुत लोग, पैसा। ठीक है, तो एरिया के घटते हुए क्रम में ये पांचों महासागरों का यहां पर आपने देख लिया। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन देते हैं इन पांचों महासागरों के बारे में। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, ये जो प्रशांत महासागर दो दिख रहे हैं इधर, एक आधा इधर दिख रहा है, आधा इधर, क्योंकि ये मैप नहीं है, ये सॉरी ये मैप है, अगर ग्लोब होता तो ये ऐसे घुमा के जोड़ दो तो एक ही हो जाएंगे, तो आधा उधर दिखता आधा उधर। तो देखो अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये अटलांटिक ओशियन, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई, फिर चीजों को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए इसको बड़ा करके और यहां पर देखते हैं। अब आप देखो, जैसे ये अटलांटिक ओशियन है, तो अटलांटिक ओशियन में अगर इसकी डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन, तो ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। लेकिन इस कॉन्टिनेंट में अगर हम डायरेक्शन देखें, ध्यान से समझिएगा, ये तो इस कॉन्टिनेंट का ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूरब, और इस कॉन्टिनेंट में ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। तो प्रशांत महासागर का ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो इस मैप में आप लोग देख रहे होंगे, जहां पर कॉन्टिनेंट का वेस्ट कोस्ट खत्म होता है वहीं पर महासागर का ईस्ट कोस्ट शुरू होता है। ठीक है, तो इस महासागर का जो अटलांटिक ओशन है, इसका ईस्ट में क्या है, अफ्रीका और यूरोप, और वेस्ट में क्या है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये लोकेशन आपको जरूर क्लियर होनी चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये अटलांटिक ओशन, इसके ईस्ट में अफ्रीका, ईस्ट में यूरोप, वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट में साउथ अमेरिका। इसी प्रकार ये इंडियन ओशियन के वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया, और नॉर्थ में जाएंगे तो ये इंडिया है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें पैसिफिक ओशियन के ईस्ट में साउथ अमेरिका और ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका भी है, और इधर से आएंगे, आधा पैसिफिक इधर दिया है, तो इधर पश्चिम में क्या है, एशिया, और पश्चिम में क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो किस महासागर का किस साइड में कौन सा कॉन्टिनेंट मिलता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं किस महासागर का कोस्ट सबसे ज्यादा बड़ा है और सबसे छोटा किसका है। तो देखो ध्यान रखिएगा, यहां तक तो ये चलेगा, तटीय सीमा अगर पूछा जाए, तटीय सीमा, कोस्टल बाउंड्री, तो कौन से महासागर की सबसे बड़ी है, तो कौन से महासागर की कोस्टल बाउंड्री सबसे बड़ी है, प्रशांत की, दूसरे नंबर पर अटलांटिक की, तीसरे नंबर पर इंडियन ओशियन की, और चौथे नंबर पर आर्कटिक ओशियन की भैया। और सबसे छोटी कोस्टल लाइन कौन बनाता है, साउथ सी, सदर्न सी। तो जो पैसा वाला ट्रिक है वो थोड़ा सा बदल देना है। ठीक है, यस को बाद में कर देना और ए को पहले कर देना है। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, और फिर है साउथ ओशियन, सदर्न ओशियन। ये आप क्रम याद रखिएगा। ठीक है, ये क्रम आपको ध्यान रखना है भी। अब हम लोग जल्दी जल्दी कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर हम लोग देख लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर लर्न हो जाए। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इस मैप को छोटा करते हैं, इसके साइज को, और हम लोग इसमें कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पैसिफिक ओशियन की। तो ये सबसे गहरा है, सबसे बड़ा है, और पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर इसका विस्तार है, और इसमें इसका जो सबसे गहरा भाग है,
तो इस धरती में सबसे गहरे हिस्से जो होते हैं वो ओशियन की बॉटम में पाए जाते हैं, जिनको हम ट्रेंच कहते हैं। तो सबसे गहरा हिस्सा कौन है? मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच ये क्या होती है, इसको हम लोग आगे कभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सबसे गहरा हिस्सा है पैसिफिक ओशियन का, और दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच भी है, ठीक है। तो ये फिलीपींस के पास पड़ेगी, फिलीपींस के पास पड़ेगी। अब यहां पर हमें देखना है कि प्रशांत महासागर के दोनों किनारों पर ये वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा, ये यहां पर ज्वालामुखी की बेल्ट पाई जाती है, और यहां पर सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी आते हैं पूरे विश्व में, और यहां पर विश्व के 2/3 सक्रिय ज्वालामुखी मिलते हैं, 2/3 सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। व्हाट इज द रीजन, क्यों पाए जाते हैं, उसका कारण भी आपको समझना पड़ेगा, लेकिन उसके कारण को हम लोग किसी नेक्स्ट लेक्चर में जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। और यहां पर जब ये ज्वालामुखी फटते हैं तो ऐसे आग जैसी निकलती है, तो इसी को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। क्या बोला जाता है? रिंग ऑफ फायर। ये एक बार क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था कि रिंग ऑफ फायर क्या है। तो रिंग ऑफ फायर क्या है, उसमें ऑप्शन दिया था जंगल की आग। तो जंगल की आग नहीं है, ये प्रशांत महासागर के दोनों किनारों पर ये ज्वालामुखी की बेल्ट है। इस बेल्ट का नाम होता है सरकम पैसिफिक बेल्ट। क्या बोलते हैं इसको? सरकम पैसिफिक बेल्ट बोला जाता है, सरकम पैसिफिक बेल्ट इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको यहां पर क्लियर हुई। एक बात और हम आपको क्लियर करना चाहेंगे, इस प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पास, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास एक कोरल रीफ मिलती है। अब ये कोरल रीफ क्या होती है, ये देखिए, इस जगह देखिए, ये आप देखो, ये पैसिफिक ओशियन में ऑस्ट्रेलिया के यहां पर ग्रेट बैरियर रीफ, ये कोरल रीफ है, ये मूंगे की चट्टान है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, यानी पूर्वी प्रशांत महासागर में है, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ये बैरियर का काम करती है, इधर से समुद्री लहरें आती है, उनको ये रोक लेती है, ठीक है। ये मूंगे की चट्टान है। मूंगा एक समुद्री जीव होता है जो अपने कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन से इन चट्टानों का निर्माण करता है। तो ये इस धरती और महासागर यानी पूरे ग्लोब की अगर हम बात करें तो पूरे ग्लोब में जो मूंगे की चट्टानें होती है, जिसको हम कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति कहते हैं, इनमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ये यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इस ग्लोब में कहां मिलती है, जैव विविधता ये इस कोरल रीफ्स में पाई जाती है। तो इस कोरल रीफ का नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, जो प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के, सॉरी ये पश्चिमी प्रशांत महासागर हो गया, ये पश्चिमी है, पश्चिम में पड़ेगा ना ऐसे। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ पाई जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर आपको पैसिफिक ओशियन में मैक्सिमम चीजें यहां पर हमने आपको बता दी हैं। अब हम लोग बात करेंगे फटाफट अटलांटिक ओशियन की। अटलांटिक ओशियन में हम लोग समझ लेते हैं, ये एस के आकार का महासागर है, ध्यान रखिएगा, ये एस के आकार का महासागर है, और इसकी सबसे गहरी जो ट्रेंच है, इसका जो सबसे गहरा हिस्सा है उसको कहते हैं प्यूर्टो रिको। क्या बोलते हैं? प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको उसे बोलते हैं, सबसे गहरा हिस्सा। अगला जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें, यहां पर एक त्रिभुज पाया जाता है जिसको कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? बरमूडा ट्रायंगल। तो बरमूडा ट्रायंगल ये है, इस जगह है, ठीक है। तो ये पैसिफिक किसमें? अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक में नॉर्थ में या साउथ में? तो कहां है? नॉर्थ में है। ये इक्वेटर है, उसके नॉर्थ यानी नॉर्थ अटलांटिक में बरमूडा ट्रायंगल है। दूसरा यहां पर एक चीज और, यहां पर एक सागर है ऐसे, इसको कहते हैं सारगैसो सागर। इसके आसपास समुद्री जल धाराएं घूमती हैं। तो ये एक ऐसा सागर है सारगैसो सागर,
जिसकी कोई भी कोस्टल बाउंड्री नहीं है, सारगैसो सागर। तो ये क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था मेंस में कि वो दुनिया का कौन सा सागर है जिसकी कोई तटीय सीमा नहीं है, यानी ये इसके आसपास समुद्री जलधाराएं घूमती हैं, इसकी कोई तटीय सीमा नहीं है। यहाँ पर सारगैसम नाम की घास पाई जाती है, समुद्री शैवाल, इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया सारगैसो सी। तो ये अटलांटिक ओशियन आपने देख लिया, और इसमें किन किन महाद्वीपों के बीच में है ये आपको देखना चाहिए, है ना। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, इतनी बातें। अब हम लोग फटाफट आते हैं नेक्स्ट, अगले में आते हैं ये हिंद महासागर, ठीक है। अच्छा नहीं, एक चीज और देख लो अटलांटिक ओशियन में, ये मैं और आपको बता दूं, फिर आगे बढ़ते हैं हिंद महासागर में। देखो ये जो नॉर्थ अटलांटिक है, नॉर्थ अटलांटिक, ये देखो दो विकसित महाद्वीपों के बीच में है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, ठीक है। ये विकसित महाद्वीप है, ये औद्योगिक राष्ट्र है, तो यहां पर जितना भी उद्योगों का उत्पादन होता है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में आता है, और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में आकर सारे जहाज, और ये जिब्राल्टर जल संधि से भूमध्य सागर होते हुए, सुएज नहर होते हुए, लाल सागर होते हुए ये आ जाते हैं इंडियन ओशियन में। तो ये सबसे ज्यादा जहाज यहां पर चलते हैं नॉर्थ अटलांटिक में, इसलिए नॉर्थ अटलांटिक सबसे बेस्ट महासागरीय जल मार्ग है। तो ये क्वेश्चन भी पीछे से पूछा गया कि सबसे बेस्ट महासागरीय यानी बेस्टतम महासागरीय जलमार्ग कौन है, नॉर्थ अटलांटिक क्यों है, वजह क्या है, ये आपको समझ में आई होगी। और ये सारे जहाज सुएज नहर से निकलते हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी जहाजी नहर सुएज नहर है। ये रूट काफी बेस्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं अगले हिंद महासागर। ये देखो यम, ये है हिंद महासागर, है ना। ये देखो यम के आकार का है, ये यम के आकार का है, ठीक है। अगर पूछा जाए यम के आकार का कौन है, तो हिंद महासागर। अब ये हिंद महासागर जो है ये दुनिया का एकमात्र महासागर है जो किसी देश के नाम पर है ना। हिंदुस्तान हिंद महासागर, ठीक है। अब देखो ये ऊपर जो है ये 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी हिंद महासागर, ये कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। ये कैसा है, कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि ये एक बंद महासागर है। तो उत्तर में ये बंद है, बाकी जितने भी यानी ये बंद है, ठीक है। तो जितने भी महासागर है सब उत्तर और दक्षिण में खुले हैं, लेकिन ये बंद है, ये बात आप याद रखिएगा। और यहां सबसे गहरा स्थान है सुंडा गर्त, सुंडा ट्रेंच, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कौन सा बचा, अब हमारा आर्कटिक बचा और ये साउथ जो सी है, दक्षिणी महासागर है, ओशियन है, ये बचा। तो अब हम लोग बात करते हैं आर्कटिक ओशियन की, ठीक है। ये जो आर्कटिक ओशियन उत्तरी ध्रुव के आसपास फैला है, ये बर्फ के रूप में पाया जाता है, आइस इसमें पाई जाती है, इसलिए बर्फ से घिरा रहता है, तो इसलिए इसको कहते हैं छिपता हुआ महासागर। ये बर्फ की वजह से छिप जाता है, तो छिपता हुआ महासागर है, ठीक है। अब हमारा एक और बचा, अच्छा ये उत्तरी गोलार्ध में है टोटली। अगर आपसे ये पूछा जाए वो कौन सा महासागर जो टोटली उत्तरी गोलार्ध में है, तो वो कौन सा है, ये आर्कटिक ओशियन, ठीक है। अब एक महासागर जो दक्षिणी गोलार्ध में टोटली है, तो वो हो गया साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर, जो दक्षिण में स्थित है और संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप को ये घेरे रहता है, ठीक है। तो दोस्तों आज आपने यहां पर सीखा मैप का बेसिक पार्ट, जो कि हमारा पहला लेक्चर था। इसके सेकंड लेक्चर में हम लोग बहुत ही स्मार्ट तरीके से अक्षांश और देशांतर, इंटरनेशनल डेट लाइन, प्राइम मेरिडियन, ये सारी चीजें सीखेंगे बहुत ही जादुई तरीके से। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।